तो भाई स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक, अब करना क्या है, इसके अंदर हम लोग पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग क्या, टुकड़ों में पढ़ेंगे इस चैप्टर को। और बेसिकली हम लोग वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो पेपर में ज़्यादातर आते हैं, वो टॉपिक पढ़ेंगे जो पेपर में ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, सबसे आखिरी में जाकर के हम जो प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड क्वेश्चंस है वो करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या थोड़ा टॉपिक का ओवरव्यू देखेंगे जो पेपर में ज़्यादातर आता है, और सबसे आखिरी में जाकर देखेंगे कि किस तरीके से मतलब क्वेश्चन पेपर में आता है, आंसर कैसे लिखेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट क्या होगा लिखने का उसका। ठीक है, तो सुनना है आपको। सबसे पहली चीज पेपर में आती है अबाउट एसिड्स। ठीक है, सबसे पहली चीज किसकी आती है, एसिड की आती है। बेस और सॉल्ट बाद की बात है, सबसे पहली चीज किसकी आती है, एसिड की आती है। तो अगर मैं एसिड की बात करूं तो ध्यान देना है आप सब लोग। सबसे उससे भी पहले, एसिड से भी पहले क्या आएगा, इंडिकेटर। क्या आएगा, इंडिकेटर क्या होता है। ठीक है, इंडिकेटर। तो भाई इंडिकेटर अगर एसिड बेस सॉल्ट की लैंग्वेज में बोलो तो इंडिकेटर क्या होता है, तो ऐसे सब्सटेंसेस विच शोज वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक आर नोन एज इंडिकेटर। ऐसे सब्सटेंसेस विच शोज वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक आर नोन एज इंडिकेटर। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं दो substances which shows या which represents whether a substance is acidic और बेसिक। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जो ये बताता है कि या एक जो भी सब्सटेंस है वो एक एसिडिक है या बेसिक है, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं हम लोग इंडिकेटर। ठीक है, जनरली जो इंडिकेटर होते हैं दीज आर कलर्ड डाइज। जनरली indicators are colored dyes। ठीक है, अब हम लोग कौन कौन सा इंडिकेटर जानते हैं भाई, तो अच्छा उससे पहले एक और चीज, दो टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, और आर्टिफिशियल या सिंथेटिक बोल सकते हो, सिंथेटिक। अब नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, ऐसे इंडिकेटर, ठीक है, जो कि नेचुरली पहले से प्रेजेंट थे नेचर के अंदर, दोज आर नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है भाई, वो इंडिकेटर जो कि आदमी ने बनाया है, क्लियर है, मतलब आर्टिफिशियल है, तो दोज आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर। अब जनरली तीन इंडिकेटर है अपने पास जो पेपर में आते हैं। एक होता है लिटमस, ठीक है, दूसरा है हमारे पास में मिथाइल ऑरेंज, एंड तीसरा है हमारे पास में फिनोल्फिथिलीन। ठीक है, लेकिन इसको बोलते हैं फिनोल्फिथलीन बोलते हैं। ठीक है, फिनोल्फिथलीन है बट इसको बोलते टाइम पूरा क्या बोलता है, फिनोल्फिथलीन। अब सुनना, लिटमस का जो न्यूट्रल कलर होता है वो होता है पर्पल। ठीक है, लिटमस का जो न्यूट्रल कलर होता है वो होता है पर्पल। अब अगर मैं बात करूं इसके एसिड में, तो एसिड में इट चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू रेड। ठीक है, ब्लू से क्या चेंज होगा, ये रेड। बेसिस में ये चेंज होगा कहां से कहां, रेड टू ब्लू। ठीक, फिर आता है हमारे पास में मिथाइल ऑरेंज। अभी मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं कि मिथाइल ऑरेंज क्या है। मिथाइल ऑरेंज का पहले न्यूट्रल कलर क्या होता है, तो उसका जो न्यूट्रल कलर होता है, वो होता है ऑरेंज। ठीक है, एसिड के अंदर ये कौन से कलर में चेंज हो जाएगा, एसिड के अंदर ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब बेस के अंदर क्या कलर हो जाएगा इसका,
तो बेस के अंदर इसका कलर हो जाएगा येलो। क्लियर है ये चीज? ठीक है। बात करते हैं फिनोप्थलीन की। फिनोप्थलीन का न्यूट्रल कलर क्या होता है? फिनोप्थलीन का न्यूट्रल कलर होता है कलरलेस। ठीक है। अगर जब एसिडिक सॉल्यूशन होगा, जब एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो भी ये क्या रहेगा? कलरलेस। ठीक है। और जब ये बेसिक सॉल्यूशन होगा, एसिडिक में कलरलेस रहेगा, और जब ये बेसिक सॉल्यूशन होगा तब देगा पिंक कलर। कैसा कलर देगा ये? पिंक कलर देगा। तो बेसिकली इनके कलर के ये याद रखना कि लिटमस क्या देगा, मिथाइल ऑरेंज क्या देगा, फिनोप्थलीन क्या देगा, किस कलर पे क्या चीज देगा, ये चीज तुम लोग को याद रखनी है। ठीक है। देख लो एक बार, जिसको जल्दी से डाउट है पूछ लो अपना। तो ये अगला जो टॉपिक आता है, ये तो पहले आ गया इंडिकेटर के ऊपर टॉपिक, जो पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब जो अगला टॉपिक आता है वो हमारा आता है सीधा सीधा कौन? एसिड। तो एसिड के टॉपिक में सबसे पहली चीज तो ये समझनी है हम लोग को कि वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। ठीक है। और उसके बाद में हम लोग को समझना है क्या कि एसिड की रिएक्शंस क्या होती है। ठीक। तो सबसे पहले समझते हैं कि वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। अच्छा, उससे पहले एक चीज और एक दो बार आ चुकी है, दैट इज ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज देखते हैं, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। ठीक है। फिर देखेंगे मिनरल एसिड क्या होता है, क्योंकि पेपर के अंदर ये एक दो बार ही आई है, ज्यादा बार नहीं आई है। ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड। तो ऑर्गेनिक वर्ड से ही समझ जाओ कि जो चीज लिविंग बीइंग के अंदर होती है उसको बोलते हैं, और उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। एंड मिनरल एसिड जो क्या बोलते हैं, नॉन मिनरल से बनती है। ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड, तो एसिड्स which are present in organic substances like living beings में सब आ गए, प्लांट्स आ गए, ह्यूमन आ गए, एनिमल्स सब आ गए, लाइक लिविंग बींग्स। ठीक है। तो ऐसे को बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड, तो एसिड्स which are composed of minerals, which are composed of minerals found on earth। ठीक है। ऐसे मिनरल्स जो अर्थ पे पाए जाते हैं, अर्थ से बोलने का मतलब है अर्थ क्रस्ट। ठीक है। जो इससे मिलते हैं, दोज आर नोन एज मिनरल एसिड। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल मिथेनोइक एसिड HCOOH मिथेनोइक एसिड, CH3COOH इथेनोइक एसिड। ठीक है। और कौन सा है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड एसिटिक एसिड ही होता है वैसे। ठीक है। तो और भी रहते हैं, मतलब जैसे कि मैं बोलूँ COH ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है। ये होता है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक। अच्छा, ये एसिड कौन कौन से हैं? HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। ये वाले जो एसिड्स होते हैं ना, ये सब के सब मेरे कौन से? मिनरल एसिड है। क्लियर है? चलो इनको रखते हैं साइड में। अब दो चीजें होती है, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा हाँ, एक चीज और, जनरली ये सारे के सारे जो होते हैं ये वाले, ये जनरली वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड। और ये वाले जनरली होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, सुनना यहाँ पे। तो वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक। तो अब देखो यार, रिवीजन कर रहे हैं, तुमको पता है कि एसिड की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है। एसिड की बेसिक प्रॉपर्टी है कि वो H+ आयन रिलीज करता है। ठीक है। ये बताने की जरूरत नहीं, अब रिवीजन कर रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या था, पहले बताया नहीं था कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों बोलते हैं उसको। तो अब तो तुमको पता है कि जो एसिड्स होते हैं दोज रिलीजेस H+ आयन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में बोल सकता हूँ दोज एसिड्स which releases large amount of
which is large amount of H plus ions when dissolved in water. ठीक है, जब पानी में मिलाते हैं तो काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब ये काफी ज्यादा हद तक डिसोसिएट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग जनरली दे आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड। ठीक है, वीक एसिड क्या होते हैं? those acids which do not give yeah, which give small amount of H plus ion, ठीक है, those acid which gives small amount of H plus ion when dissolved in water, ठीक है, they are feebly ionized। मतलब अगर पानी के अंदर मिलाएंगे तो बहुत कम आयोनाइज होंगे। दे आर फीबली आयोनाइज्ड। क्या ये बात समझ में आई सबको? देख लो एक बार जल्दी से। हाँ भैया। तो भाई इसके बाद में जो टॉपिक आता है हमारा, वो आता है हमारा कि भाई एसिड्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं विद डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो तीन प्रॉपर्टी बेसिक एसिड्स की। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। दूसरी प्रॉपर्टी, एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई। तीसरी प्रॉपर्टी, एसिड्स गेट्स कंप्लीटली आयनाइज्ड, एसिड गेट्स आयनाइज्ड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जो अभी लिखवाई थी। ये तीन प्रॉपर्टी होती है एसिड की। इसके अलावा जो पेपर में रिएक्शन आती है वो किस किस की आती है तो ध्यान देना यहाँ पे। सबसे पहली जो है रिएक्शन पेपर के लिए वो है एसिड प्लस मेटल। ठीक है, दूसरी रिएक्शन किसकी है? एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या फिर बायकार्बोनेट, मेटल बायकार्बोनेट की। ठीक है, उसके बाद में किसकी है? एसिड प्लस बेस गिव्स। और उसके बाद में रिएक्शन किस चीज की है? दैट इज एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड इसकी। तो ये रिएक्शन है मेरी। ठीक है, तो अब ध्यान देना है यहाँ पे क्या होता है। मुद्दा क्या है कि पेपर के अंदर तुमको क्या चीज पता होना चाहिए। इन सब में एक चीज तो कॉमन है, एसिड प्लस मेटल क्या देगा? तो एसिड प्लस मेटल देगा सॉल्ट। ठीक है, 2 मिनट रुकना भाई। ठीक है, एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट। अगला, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट गिव्स सॉल्ट। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट। सब में एक चीज तो मिलेगी, सॉल्ट तो सब में मिलेगा। एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट गिव्स सॉल्ट, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट। ऐसी क्या अलग चीज है जो लिखने पे मार्क्स मिलते हैं? तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट गिव्स सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पे CO2 के मार्क्स है, H2O के मार्क्स नहीं है, CO2 मेन है। ठीक है, H2O साइड में लिखोगे प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पे सॉल्ट प्लस साथ में क्या मिलेगा? वाटर।
यहाँ पे सॉल्ट प्लस साथ में क्या मिलेगा, वाटर। क्लियर है। अब आगे की बात करते हैं। तो भाई यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं पहले इसकी बात करते हैं। एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे, इसकी बात करते हैं। तो एसिड कोई भी लेते हैं, जैसे लाइक मैंने बोला HCl लिया मैंने, HCl। ठीक है, HCl के अंदर मैंने डाल दिया जिंक। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने HCl लिया और HCl के अंदर डाल दिया जिंक। HCl प्लस जिंक दैट इज Zn gives ZnCl2। तो यहाँ पे भाई 2 आ जाएगा, गिव ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और कोई ले लेते हैं भाई, जैसे कि मैंने बोला H2SO4 प्लस साथ में क्या डाल देते हैं हम लोग, क्या डाल देते हैं, Mg डाल देते हैं, मैग्नीशियम, गिव्स MgSO4 प्लस H2। अब भाई ये सॉल्ट के नाम तुमको बनाने हैं, फॉर्मूला बनाने आने चाहिए। ठीक है, जैसे कि Mg के ऊपर 2 प्लस चार्ज आता है, जिंक के ऊपर 2 प्लस चार्ज आता है, SO4 के ऊपर 2 माइनस चार्ज आता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आता है। तो ये चीजें तुमको पता होनी चाहिए जिससे तुम ये बना सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये मतलब इस तरीके से रिएक्शन होगी। कोई भी एसिड होगा प्लस Mg गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब पेपर के अंदर क्वेश्चन क्या आता है इस टॉपिक से, तो इस टॉपिक से पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि हाउ टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाउ टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो वहां पे हमारा क्या है एक्सपेरिमेंट कि भाई टेस्ट ट्यूब के अंदर से डिलीवरी ट्यूब जाएगी, डिलीवरी ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन पास होगा सोप सॉल्यूशन के अंदर, सोप सॉल्यूशन के अंदर बबल्स बनेंगे हाइड्रोजन गैस के, फिर बाइंडिंग कैंडल उसके पास में लेके जाओगे तो द बबल्स विल बर्स्ट विद पॉप्स आउट। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोप सॉल्यूशन होगा उसके अंदर क्या होगा, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, बबल्स ऑफ H2 गैस। ठीक है, burst with pop sound, burst with pop sound। ठीक है, when burning candle is brought nearer to them, when burning candle is brought nearer to them, जब उनके पास में एक बर्निंग कैंडल लेके जाओगे तो वो किसके साथ में बर्स्ट करेंगे, विद पॉप साउंड। क्लियर है चीज। चलो, अच्छा एक क्वेश्चन और आता है फिर यहाँ पे कि भाई अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज देखूं मेरी पूरी, तो भाई हाइड्रोजन के नीचे 3-4 आते हैं। हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड है ना, दैट इज Cu, Hg, Ag एंड Au। क्या ये मेटल्स भी हाइड्रोजन रिलीज करेंगे फ्रॉम द एसिड? तो आंसर है नहीं करेंगे। तो कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड डज नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद एसिड्स। समझे क्या? समझे? यहां पे लिख लेते हैं इस चीज को अच्छे से सुनना। यहाँ पे क्या लिखा भाई? कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड does not release H2 gas when reacts with acids। क्लियर है चीज? चलो आगे की बात करते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास में क्या? नेक्स्ट हमारे पास में एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट गिव सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2। तो कोई भी एसिड ले लो भाई। पहले लेट सपोज ले लेते हैं HCl ले लेते हैं। तो HCl प्लस मेटल कार्बोनेट कोई भी ले लो। तो हमने ले लिया Na2CO3 ले लिया, गिव्स HCl प्लस Na2CO3 मेटल कार्बोनेट। तो हमको सॉल्ट मिलेगा। तो Na और Cl का सॉल्ट क्या हो गया भाई? तो सॉल्ट हो गया NaCl प्लस CO2 प्लस H2। यहाँ पे भी लिख लेना H2। क्लियर है? Na देखो, एक Na एक Cl, तो ये 2 है। तो यहाँ पे उसको करने के लिए क्या करेंगे? 2। तो ये बन गया 2NaCl बैलेंस करने के लिए। तो ये हो गया 2NaCl H2O प्लस CO2
बन गया। यहाँ पे देखो क्या निकली है, CO2 गैस निकली है। अच्छा, मेटल एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट कर लेते हैं, तो एसिड ले लेते हैं, इस बार HNO3 ले लेते हैं। मेटल कार्बोनेट, भाई सोडियम का ही बाइकार्बोनेट ले लो, मेटल बाइकार्बोनेट NaHCO3 गिव्स, तो देखो वहां पे क्या मिलेगा, तो वहां पे मिलेगा NaNO3, सॉल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा NaNO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो मेन क्या है यहाँ पे, दो गैस, ये जो गैस निकली है CO2 मेन है। ये पेपर के अंदर आता है क्या कि हाउ टू टेस्ट द एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस, ठीक है, कैसे मैं टेस्ट करके बताऊं कि जो गैस इवॉल्व हुई है वो CO2 है। तो सिंपल सी बात है, when CO2 gases pass through lime water it turns lime water milky, ठीक है। when CO2 gas when CO2 gas is when CO2 gas is passed through lime water it turns lime water milky, ठीक है। that is CaO plus CO2 gives CaCO3, क्लियर है। CaO क्विक लाइन के अंदर CO2 डाल दूंगा तो डायरेक्टली मेरे को क्या मिल जाएगा, CaCO3, ठीक है। अब जो CaCO3 मिलता है दैट इज वाइट इन कलर, ठीक है। अब आगे समझना, 2 मिनट रुकना। सुनना आगे, सेम काम, ये तो था क्विक लाइन, ठीक है। सेम काम कौन करता है, स्लेग लाइन करता है। CO2 CaOH ट्वाइस प्लस CO2 अगर हम करते हैं तो अभी हमको क्या मिलता है, CaCO3 प्लस H2O। दिस इज स्लेग लाइन एंड दिस इज क्विक लाइन, ठीक है। अब समझो इस चीज को, जब स्लेज लाइन में मैं CO2 पास करवाऊंगा तो इट विल गिव CaCO3। CaCO3 क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। और जब मैं क्विक लाइन से CO2 पास करवाऊंगा तो भी मेरे को क्या मिलेगा, CaCO3, दैट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। बट अगर तुमको बोला जाता है लाइम वाटर, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कौन, इट मतलब CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो तुम लोग को क्या लिखना है, स्लेज लाइन वाली रिएक्शन लिखनी है, दैट इज CaOH ट्वाइस, क्लियर है। क्योंकि ये क्विक लाइन है और जब लाइम वाटर बोला जाए तो मतलब CaOH ट्वाइस, तो CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, क्यों, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पीपीटी ऑफ CaCO3, क्लियर है। चल आगे देखना, वहां पे एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, तो भाई एसिड की बात करते हैं। कोई एसिड है हमारे पास में, लेट्स सपोज मैंने ले लिया HCl और प्लस ले लिया मैंने NaOH, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा NaCl प्लस H2O। बेसिक सा क्वेश्चन है, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे कि एक और ले लेता है, मैं यहाँ पे लेता हूँ कि HNO3 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लेता हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, तो मेरे को क्या मिलेगा, सॉल्ट, दैट इज NH4NO3, दैट इज अमोनियम नाइट्रेट प्लस H2O, ठीक है। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, NEUTRALISATI, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब आगे की बात करता हूं मैं, तो ध्यान देना यहाँ पे, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो अगर मैं एसिड की बात करता हूँ, लेट्स सपोज कोई भी एसिड लेता हूं, मैंने HCl ले लिया प्लस मेटल का ऑक्साइड, कोई भी मेटल का ऑक्साइड ले लो, तो जैसे कि लाइक मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया, ठीक है, गिव्स, अब मेरे को मिलता है भाई MgCl2 प्लस H2O। कैसे, इसको बैलेंस करो, 2HCl, तो HCl 2HCl प्लस Mg गिव्स
Mg के ऊपर 2 प्लस चार्ज आता है, यहाँ से 2 Cl गए तो MgCl2 मिल गया, साथ में H2O मिल गया। ठीक है, आगे अगर मैंने बोला लेट सपोज HNO3 प्लस ZNO ले लो, ZNO, ठीक है, तो जिंक नाइट्रेट मिलेगा, तो ZnNO3 ट्वाइस प्लस H2O, अगर मैंने इधर 2 डाल तो सिंपल सी बात है। अब मैं बोल सकता हूं कि एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। इन दोनों रिएक्शन को कंपेयर करके मैं ये बोल सकता हूं कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि एसिड के साथ में जब बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। सेम चीज एसिड के साथ में जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं तो भी क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो इन दोनों रिएक्शन को कंपेयर करके मैं ये बोल सकता हूँ कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्लियर है? अब इस पूरे पे जो पेपर में आने लायक पॉइंट है वो क्या क्या है? पहला पॉइंट है ये कि बबल्स ऑफ H2 गैस बर्स्ट विद पॉप साउंड व्हेन बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियरर टू देम। दूसरा जो पेपर में आने लायक पॉइंट है वो क्या है? ये कि व्हेन CO2 गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। उसमें दोनों रिएक्शन याद रखनी है, CaO प्लस CO2 गिव CaCO3। जनरली पेपर में दूसरी वाली रिएक्शन आती है, कौन सी वाली? CaOH ट्वाइस में जब CO2 डालोगे तो गिव CaCO3 प्लस H2O। ये वाली पेपर में ज्यादातर आती है। अगला क्या रखना कि कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर और गोल्ड जो होता है वो अब उनके एसिड से हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एसिड प्लस गैस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके और भी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, थोड़ी देर में बताऊंगा वो भी। ठीक है, अगला एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो भाई मेटल ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ये बात याद रखनी है। पेपर के अंदर ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारा रिएक्शन पूरी बताइए एंड ये कुछ उनसे निकल के कंक्लूजन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं वो तुमको बताएं। ठीक है, देखो इनको, चलो आगे देखते हैं भाई। तो ये सब होने के बाद में पेपर के अंदर जो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ना वो यहां से आते हैं। पहला कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। ठीक है, दूसरा क्या अगर वो कॉमन चीज और भी किसी में हुई तो क्या वो भी एसिड की तरह बिहेव करेंगे। तीसरा एसिड्स एसिड की तरह कब बिहेव करेंगे। मतलब हम बोलते तो है कि एसिड के पास एक सबके पास एक कॉमन चीज है जो कि वो लोग क्या बोलते हैं रिलीज करते हैं, दैट इज H प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन जिसको बोलते हैं। ठीक है, बट क्या हर एक हाइड्रोजन आयन होने वाला सब्सटेंस एसिड होता है क्या? दूसरा क्या एसिड अपने आप से H प्लस रिलीज कर देता है? ये पेपर के अंदर कुछ बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूं, सुनना है। पहला क्वेश्चन कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। ठीक है, सब एसिड्स के पास क्या चीज होती है? कॉमन। तो सिंपल सी बात है, ऑल एसिड रिलीजेस H प्लस आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ऑल एसिड रिलीजेस H प्लस आयन। ऑल एसिड्स रिलीजेस H प्लस आयन in aqueous solution। in aqueous solution, aqueous solution बोलने का मतलब क्या होता है कि जो पानी में अगर जब हम इनको मिलाएंगे एसिड्स को तो ये H प्लस आयन रिलीज करेंगे। जैसे कि मैंने बोला, मैं दो तरीके से बोल सकता हूँ इस बात को। जैसे कि मैंने बोला HCl gives H प्लस प्लस Cl माइनस, और यहां लिख दूंगा मैं aqueous। ठीक है, या तो मैं इस बात को इस तरीके से डिनोट करूं कि HCl gives, और यहां पे HCl लिखूंगा लिक्विड, यहां पे लिखूंगा HCl लिक्विड gives H प्लस प्लस Cl माइनस। लेकिन जब अगर मैं पानी के साथ में लिखता हूं तो मैं लिखूंगा HCl लिक्विड प्लस H2O लिक्विड gives। अब देखो HCl अपना H प्लस छोड़ेगा वो इसको मिल जाएगा, दैट गिव्स H3O प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, बात एक ही है। इसको बोलते हैं H प्लस आयन को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। H प्लस आयन को बोलते हैं
हाइड्रोजन आयन, ठीक है। और H3O+ आयन को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। लेकिन एक बात खुद सोचो, जब तक ये H+ रिलीज नहीं करेगा क्या हाइड्रोनियम आयन बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि H+ H2O लेगा तभी तो जाके हाइड्रोनियम आयन बन पाएगा। देयरफॉर ये जो चीज बनी है हाइड्रोनियम आयन हमारी, वो H+ आयन ही रहती है, ठीक है। क्योंकि H+ आयन देगा तब जाके हाइड्रोनियम आयन बनेगा ना। तो जितने H+ आयन होंगे उतने ही हाइड्रोनियम आयन होंगे। मतलब द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिपेंड्स अपॉन हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोनियम आयन भी तो उतने ही बनेंगे, एक ही बात है दोनों, ठीक है। चलो, तो अब व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन? तो ऑल एसिड रिलीजेस H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। पहली बात तो ये कि सब के सब क्या रिलीज करते हैं? H+ आयन करते हैं जब एक्वस सॉल्यूशन हो। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, ठीक है। देयरफॉर दे रिलीजेस large amount of H+ ion in aqueous solution, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, देयरफॉर दे रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या है? लेट्स सपोज मैंने बोला HCl के 100 मोल थे, यहाँ पे कितने? 100 मोल थे, गिव्स H+ + Cl-, तो स्टार्टिंग में दोनों 0 थे। अब क्या हुआ? इसके लगभग 90 मोल्स टूट जाएंगे और बचेंगे कितने? 100। ये कितने बनेंगे? 90, और ये कितने बनेंगे? 90। मतलब लगभग 90% डिसोसिएशन हुआ है यहाँ पे। ऐसे एसिड्स को बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जहाँ पे लगभग 90% डिसोसिएशन हो रहा है या उससे भी ज़्यादा, 95, 99 ऐसा परसेंटेज, तो दोज आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो दे आर कंप्लीटली आयनाइज्ड। अब जितना ज़्यादा आयनाइज होंगे उतने ज़्यादा क्या मिलेंगे? H+ आयंस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, देयरफॉर दे रिलीज लार्ज नंबर ऑफ H+ आयंस, ठीक है। वीक एसिड की बात करता हूँ, तो वीक एसिड्स आर feebly ionized, therefore they release very less H+ ions, ठीक है। जो वीक एसिड्स होते हैं दोज आर feebly ionized मतलब लाइक जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH3COOH gives CH3COO- प्लस H+ लिया। अब खुद देखो यहाँ पे ये जो बना है, अगर ये 100 मोल थे स्टार्टिंग में तो ये 0 होंगे, उसके बाद ये बहुत थोड़े से आयनाइज हुए। जब बहुत थोड़े से आयनाइज होंगे तो ये यहाँ पे 90 बच जाएंगे और ये करीबन 10 CH3CO- मिलेंगे, 10 H+ मिलेंगे, एंड हेंस दीज आर feebly ionized। क्लियर है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, they release large amount of H+ ions in aqueous solution. Weak acids are feebly ionized, they release very less H+ ions। क्लियर है चीज? तो इस तरीके से चलता है ये हमारा जो भी है काम। चलो आगे की बात करता हूँ, पेपर के अंदर क्या आता है। तो पेपर के अंदर पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन? तो ऑल एसिड्स रिलीज H+ आयन, ठीक है। H+ आयन का नाम क्या था? हाइड्रोजन आयन। लेकिन जब H+ H2O के साथ में मिल जाता है तो H3O+ आयन बनाता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। स्ट्रॉन्ग एसिड H+ आयन ज़्यादा रिलीज करता है, क्यों? क्योंकि दोज आर कंप्लीटली आयनाइज्ड। वीक एसिड जो होता है वो कम H+ आयन रिलीज करता है, क्यों? क्योंकि दीज आर फीबली या दीज आर लेस आयनाइज्ड, ठीक है। चलो भाई, अब मैं आगे की बात करता हूँ, तो ध्यान देना यहाँ पे। इसके बाद में एक चीज आती है पेपर के अंदर कि ऐसे सारे सब्सटेंसेस जिनके पास हाइड्रोजन होता है क्या वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं? ऐसे सारे सब्सटेंसेस जिनके पास हाइड्रोजन होता है क्या वो एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं, हाँ या ना? तो आंसर है ना, ठीक है। तो आर ऑल एसिड्स या डज all substances containing
containing hydrogen behaves as acids. Does all substances containing hydrogen behaves as acid? आंसर है a big no. ठीक है, क्यों? सुनना आता है. लेट्स सपोज मैंने बोला, चलो मैं बोल देता हूं, all substances which releases hydrogen as those substances which can release hydrogen as H plus ions, are एसिड्स. ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन को रिलीज कर सकते हैं एज H प्लस आयन, सिर्फ वही किसकी तरह बिहेव करेंगे? एसिड की तरह बिहेव करेंगे. एंड दो सब्सटेंसेस विच कैन नॉट, those substances which cannot release hydrogen as H plus ions are not acids. मैं बेस नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ these are not acids. क्लियर है? Those substances which can release hydrogen as H plus ion are acids, and those substances which cannot release hydrogen as H plus ions are not acids. ठीक है, एसिड नहीं होंगे. एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बोला HCl इज H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, और यहाँ पे आएगा लिक्विड. HCl ने क्या दे दिया? H प्लस दे दिया और Cl माइनस दे दिया. ठीक है, उसके बाद की बात करता हूं मैं. ठीक है, तो HCl ने H प्लस दे दिया और Cl माइनस दे दिया. अच्छा, उसके बाद की अगर मैं बात करूं, मैंने बोला HNO3, तो HNO3 ने क्या दे दिया? H प्लस दे दिया एक्वस प्लस NO3 माइनस दे दिया एक्वस. तो दीज आर एसिड्स. लेकिन अगर मैं बात करता हूं ग्लूकोज की, C6H12O6, ठीक है, सॉलिड प्लस H2O, इससे पानी डाला मैंने, ये क्या करेगा? क्या दे देगा? C6H12O6 किस फॉर्म में दे देगा? एक्वस फॉर्म में दे देगा. बट कुछ भी इसके अंदर क्या बोलते हैं, वो नहीं हुआ. क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन नहीं हुआ. यहाँ पे आयनाइजेशन कब होता है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि HCl प्लस H2O gives H3O प्लस Cl माइनस. HNO3 प्लस H2O gives H3O प्लस NO3 माइनस. इस तरीके से भी लिख सकते हो. ठीक है, ग्लूकोज प्लस वाटर गिव्स, सिर्फ उसको डिजोल्व फॉर्म में दे देगा, बाकी कुछ भी नहीं. देन C12H22O11 प्लस H2O gives C12H22O11 इन डिजोल्व फॉर्म, बट H प्लस आयन रिलीज नहीं करेगा. क्लियर है चीज? हाँ भाई. आगे आता है भाई पेपर के अंदर, ये हो गया. उसके बाद में पेपर के अंदर आता है कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यहीं से आता है कि HCl can behave as acid. HCl is acid and glucose या HCl can conduct electricity when dissolved in water. ऐसा आता है. HCl can conduct electricity when dissolved in water. But glucose cannot conduct electricity. क्वेश्चन है why. ठीक है, तो तुमको आंसर मिल चुका है वहां पे, बिकॉज
when HCl is dissolved in water it releases H3O plus ions and Cl minus, ठीक है. But when glucose is dissolved in water it does not releases any ion, and जो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं those are electrons and ions. The species which are responsible for conducting of current that those are या तो ions होंगे या तो electrons होंगे, ठीक है. बट यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, HCl can conduct electricity when dissolved in water but glucose cannot conduct electricity. Why? तो सिंपल सी बात है, HCl when dissolved in water releases H plus ions and Cl minus ion, ठीक है. हाइड्रोनियम आयन और Cl माइनस बोल सकते हो, या कोई भी एसिड है when dissolved in water those releases हाइड्रोनियम आयन एंड एक नेगेटिव एनायन मिलेगा. क्लियर है, एक कैटायन मिलेगा एक एनायन मिलेगा. बट जब ऐसे सब्सटेंसेस C6H12O6 या C12H22O11 जो ऐसे सब्सटेंसेस है when these dissolve in water they does not releases H plus ions and hence they are not acidic in they does not conduct electricity. क्लियर है. उसके बाद में पेपर में क्वेश्चन और आता है कि जो ड्राई HCl होती है वो लिटमस का कलर चेंज नहीं करती, बट जो वो होती है वेट HCl गैस it changes the color of litmus paper. Dry HCl gas does not changes the color of blue litmus while wet HCl does. ठीक है. ड्राई HCl गैस है वो लिटमस पेपर का कलर जो होता है ब्लू से रेड में चेंज नहीं करती, लेकिन जो वेट HCl है वो करती है. क्वेश्चन है क्यों. तो भाई सिंपल सा आंसर इसका है ये कि ड्राई HCl गैस डज नॉट रिलीज H plus ion, ठीक है. while wet HCl gas releases H plus ion and therefore it changes the color of the blue litmus to red. क्लियर है चीज सबको. क्लियर है भाई. ठीक है. फिर पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक वो है क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट है. एक्सपेरिमेंट क्या है कि एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर दो आयरन नेल्स ले लिए, ठीक है. दो बीकर, लेट्स सपोज एक बीकर ये रहा, ठीक है. एक बीकर ये रहा और इसके अंदर लिया स्ट्रॉन्ग एसिड, इसके अंदर लिया वीक एसिड, ठीक है. दो नेल्स डाली, यहाँ पे सर्किट लेके गए, एक बल्ब लगाया, ठीक है. यहाँ पे बैटरी, यहाँ पे की और ऐसे सेम चीज यहाँ पे की, बट यहाँ पे वीक एसिड का सॉल्यूशन है, ठीक है. यहाँ पे नेल्स डाली, लेके गए, यहाँ बैटरी की और ये. अब क्वेश्चन के अंदर पेपर आता है कि बताओ सेम बैटरी लगाई है, सेम की है, सेम बल्ब है, ठीक है. इसके अंदर जो बल्ब होता है, पहली बात तो क्या किसके अंदर ज़्यादा अच्छे से ग्लो करेगा, किसके अंदर ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा. तो द बल्ब विल मोर ब्राइट, बल्ब इज मोर ब्राइट इन स्ट्रॉन्ग एसिड. कहाँ पे? स्ट्रॉन्ग एसिड में, ठीक है. ज़्यादा ब्राइट कहाँ पे होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड में होगा. फिर पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर क्यों ज़्यादा होगा, ठीक है. अब आगे सुनो. तो बल्ब इज मोर ब्राइट इन स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्वेश्चन है क्यों. तो आंसर है सिंपल सा, बिकॉज एसिड रिलीजेस strong acid releases more H plus ions than weak acids. समझे. जो एसिड होगा
वो क्या रिलीज करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन रिलीज करेगा देन वीक एसिड से, एंड हेंस इसका जो बल्ब है वो ज़्यादा अच्छे से ग्लो करेगा एज कंपेयर टू द वीक एसिड सॉल्यूशन। क्लियर है बात? चलो भाई, तो यहाँ पे हमारा खत्म हुआ पूरा का पूरा कौन सा टॉपिक, एसिड्स वाला टॉपिक। ठीक है, अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट बेसिस। ठीक है, बेस से हम लोग निकल जाएंगे पीएच की ओर और फिर हम लोग निकल जाएंगे सॉल्ट की ओर। ठीक है, तो सुनना यहाँ पे तो सब। अच्छा एक चीज़ और रुको तो यार, चलो वो सॉल्ट में ही बताऊंगा वो चीज़। चलो आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अभी किसकी, बेसिस की। तो सिंपल सी बात है कि वाटर बेसिस, एसिड वो होते हैं जो क्या रिलीज करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं। बेस क्या होते हैं, तो बेसिस आर दो सब्सटेंसेस विच रिलीजेस OH- आयन। ठीक है, बेस क्या होता है तो ध्यान देंगे यहाँ पे, बेस दो substances which releases OH- ions, दो substances which releases OH- ions are bases। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो OH- रिलीज करते हैं, जैसे कि मैंने बोला KOH gives K+ OH-। मैंने बोला NaOH gives Na+ OH-। तो ये सब क्या रिलीज कर रहे हैं, OH- आयन। OH- आयन को क्या बोलते हैं, OH- आयन को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो दो सब्सटेंसेस विच रिलीजेस हाइड्रोक्साइड आयंस आर बेसिस। खत्म होगी बात, साइड रखते हैं इसको। चलो अब मैं आगे की बात करता हूँ। भाई सब बेसिस में कॉमन क्या है, तो सारे के सारे बेस क्या रिलीज करते हैं, OH- आयन रिलीज करते हैं। ये हो गया बेसिस में कॉमन। अच्छा, फिर एक पेपर में कई बार डेफिनेशन आती है, दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, soluble in water are known as alkali। ठीक है, ऐसे बेसिस जो पानी में soluble होते हैं those are known as alkali। फिर दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेसिस की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, पहला बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। दूसरा बेसिस आर सोपी टू टच। भाई सिंपल सी बात है, रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अब ये एक एग्जांपल ही दूंगा बेटा। बेसिस में कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, बेस सोच के देखो वो क्या कैसा टेस्ट होता है, सोपी होते हैं, कुछ नहीं। भाई सिंपल सी बात है, ये चीज़ तुम पढ़ के आ चुके हो, इन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ दस में। पहला बेसिस एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या रिलीज करते हैं, OH- आयन। जो पॉइंट हमारा छूट गया बस उसको नोट कर लेना। दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर नोन एज अल्कली। अगला बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड बेसिस आर सोपी टू टच। ठीक है, आगे सुनना यहाँ पे। मैं क्वेश्चन आया है कि भैया NH3 नहीं होता है डिजॉल्व। तो भाई बात सिंपल सी ये है कि NH3 पानी के साथ में डिजॉल्व नहीं होता है। पहली बात ये, क्या ये बेस है, तो आंसर है हाँ ये बेस है। कौन सा बेस है ये लुईस बेस है। ठीक है, टोटल कितने कंसेप्ट होते हैं बेस को लेकर के, 3 होते हैं। एक होता है अरीनस, ठीक है, अरीनस। फिर एक होता है लॉरी ब्रॉन्स्टेड, ठीक है, और सबसे आखिरी में आता है लॉरी ब्रॉन्स्टेड के बाद में आता है लुईस एसिड एंड बेस। लुईस कंसेप्ट आता है। हम लोग कौन से एसिड बेस की बात करते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं क्लास 10th के लेवल पे कौन से की, अरीनस एसिड एंड बेस की। those substances which releases H+ ions are acids, those substances which releases OH- ions are bases। अब NH3 is not base, NH3 does not dissolve in water, तो भाई NH3 reacts with water, H2O के साथ में मिलके NH4OH बनाता है, that is
अमोनियम ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो बेस की तरह बिहेव करता है। NH3 बेसिक है, होता क्या है देखो, NH3 में H2O टूटेगा तो H2O जैसे टूटेगा H प्लस आयन रिलीज करेगा, तो इसको H प्लस आयन दे देता है, ये बन जाता है NH4 प्लस, और साथ में क्या आ गया OH माइनस बच गया, इन दोनों में अट्रैक्शन होगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ NH4OH। क्लियर है? तो हम लोग अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, लुईस एसिड की, लॉरी ब्राउनसीड एसिड बेस की बात नहीं कर रहे हैं, ये सब आएगा क्लास 11th का 7th चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। समझ गए? हम लोग सिर्फ बात किसकी कर रहे हैं, अरीनस एसिड एंड बेस की। दोज व्हिच रिलीजेस H प्लस आयंस आर एसिड्स, दोज व्हिच रिलीज OH माइनस आयंस आर बेसिस। ठीक है, चलो अब मैं आगे की बात करता हूँ। NH3 जो होता है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, वो पानी के साथ में रिएक्ट करता है। अब सुनना है यहाँ पे आगे। तो भाई हम लोग कहाँ पर है, तो सिंपल सी बात है, अगला है कि बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बेसिस आर सोपी टू टच। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फिर पेपर में हम लोग सिर्फ वो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो पेपर में आते हैं। ठीक है, पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि अगर मैं NaOH के साथ में, बेस के साथ में कोई मेटल को रिएक्ट करवा दूंगा, जिंक को, ठीक है, तो क्या मिलेगा, तो मेरे को एक तो मिलेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और साथ में मिलेगा H2, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये पेपर में कई बार रिएक्शन आई है कि बेस दैट इज NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ सारे बेस नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस विद मेटल प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस, ये चीज़ याद रखना, स्ट्रॉन्ग बेस विद मेटल प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। अब सारे बेस नहीं करते, NaOH करता है, और ये रिएक्शन को याद रखना, यही वाली कई बार आई है पेपर में कि NaOH प्लस Zn गिव्स सोडियम जिंकेट। इसका फॉर्मूला भी, इसका नाम भी याद रखना, सोडियम जिंकेट। क्लियर है? तो NaOH प्लस Zn गिव्स Na2ZnO2 प्लस H2। ठीक है, अब उसके बाद में जो बेसिस के बारे में आता है पेपर के अंदर, वो वही वाली चीज है भाई, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ये आता है पेपर के अंदर। तो वो तो पहले भी किया था हम लोगों ने, कोई भी एक एसिड ले लो, HCl प्लस इसी को ले लो बेस को, NaOH, क्या मिलेगा, NaCl प्लस H2। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है? तो ये तो मेरी नॉर्मल क्वेश्चन है। अब ये हुई हमारी बेस की बात। अब इसके बाद में जो आती है कि व्हाट डिफर्स बिटवीन एसिड्स एंड बेस, ऐसी कोई चीज जो मेरे को बता सकती है कि कौन एसिड है कौन बेस है, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो आंसर इज pH। क्लियर है? क्लियर है? pH इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्यों? क्योंकि वो हमको इतना तक बता सकता है कि कौन सी चीज ज्यादा एसिडिक है, कौन सी चीज ज्यादा बेसिक है। मतलब कोई एसिड भी है तो कितना ज़्यादा एसिडिक है, कोई बेसिक भी है तो कितना ज़्यादा बेसिक है, इतना तक बता सकता है। तो सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं पीएच की। तो व्हाट इज पीएच? तो भाई सबसे पहली बात है, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, या कई बार इसको ऐसा भी लिख दिया जाता है पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। और इसका फॉर्मूला मैंने तुमको पहले बताया था, पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन। क्लियर है? न्यूमेरिकल आते नहीं है इसके ऊपर, उसके लिए कुछ सोचना मत, बस इतना याद रखना कि पीएच का फॉर्मूला होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, चलो अब आगे की बात करते हैं कि पीएच की स्केल किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो ये पीएच की स्केल टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, समझे? तो पीएच स्केल इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, आगे की बात करता हूं मैं। पीएच स्केल कहां पे स्टार्ट होती है? 298 केल्विन, एट 298 केल्विन। 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच की स्केल 0 पे स्टार्ट होती है और खत्म कहां पे होती है? 14 पे। एंड जो इसका मिड पॉइंट होता है दैट इज 7। ठीक है, तो न्यूट्रल जो होगा, न्यूट्रल पीएच कितना होगा? 7 होगा। तो न्यूट्रल पीएच
इज इक्वल टू 7। अगर एसिडिक होगा, कोई सब्सटेंस एसिडिक है, तो एसिडिक पीएच विल बी बिटवीन 0 टू 7। एंड अगर बेसिक होगा कोई भी, तो बेसिक पीएच विल बी 7 बिटवीन to 14। 7 टू 14। क्लियर है? अब मान लेते हैं कि दो एसिड दिए हुए हैं तुम लोग को, 2 एसिड्स दिए हुए हैं, एक का पीएच है 1 और एक का पीएच है 5। कौन ज़्यादा एसिडिक है? तो आंसर है 1 वाला ज़्यादा एसिडिक है। अगर दो बेस दिए हुए हैं तुम लोग को, एक का पीएच है 8, एक का पीएच है 14, कौन ज़्यादा बेसिक है? जिसका पीएच ज़्यादा है वो ज़्यादा बेसिक है। ठीक है? जिसका देखो यहाँ पे pH 1 लेस देन pH 2, देयरफॉर या pH ऑफ A इज लेस देन pH ऑफ B, जिसका pH कम है तो A इज मोर एसिडिक, मोर एसिडिक। ठीक है? एंड B इज मोर बेसिक। जिसका pH जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, जिसका pH जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा वो बेसिक होगा। क्लियर है चीज़? ठीक है? चल अब एक काम करना, जल्दी से न्यू सेशन ज्वाइन करो, आगे करवाता हूँ फिर उसके आगे। चलो, तो जो अगला जो हमारा पार्ट है वो ये है कि रियल लाइफ में पीएच, मतलब ये जो पीएच है ये कहाँ कहाँ काम करता है, मतलब रियल लाइफ में पीएच का एप्लीकेशन कैसे है। ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है? पीएच ऑफ आवर स्टमक इज एसिडिक, या तुम बोल सकते हो मीडियम या एटमॉस्फेयर, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो। मीडियम ऑफ आवर स्टमक इज एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl। फिर कई बार क्या होता है कि ज़्यादा HCl रिलीज हो जाता है ड्यू टू ओवर ईटिंग। जब हम लोग ज़्यादा खाना खाते हैं तो जो ग्लैंड्स है वो उसको पचाने के लिए ज़्यादा HCl रिलीज करती है। ठीक है? तो ड्यू टू ओवर ईटिंग समटाइम्स, ड्यू टू ओवर ईटिंग more HCl is produced। ठीक है? produced which causes burning sensation, in stomach। ठीक है? अब अगर बर्निंग सेंसेशन होगी स्टमक में तो सिंपल सी बात है, उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आंसर है therefore we use mild bases। such as हाँ भाई, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है? दैट इज MgOH ट्वाइस, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा भी, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये माइल्ड बेसिस है। अगर ये माइल्ड बेसिस है तो ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे? HCl के साथ में, एंड हेंस दे विल कन्वर्ट द होल मीडियम इनटू न्यूट्रल मीडियम, जो कि ज्यादा एसिडिक होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? न्यूट्रल में। क्लियर है? तो ये होता है डाइजेस्ट सिस्टम में। तो अब बात ये, पेपर के अंदर क्या आता है? पेपर के अंदर सीधा क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी यूज माइल्ड बेसिस सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड NaHCO3 समटाइम्स व्हेन देयर इज बर्निंग सेंसेशन इन आवर स्टमक। ठीक है? तो पहला तो हो गया ये। दूसरा क्वेश्चन आता है किसके ऊपर? टूथ डिके के ऊपर। ठीक है? सेकंड क्वेश्चन इज ऑन टूथ डिके। क्या होता है भाई? ये इसकी बात करते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं मुंह के अंदर, वो खाने को क्या करते हैं? डिसोसिएट करते हैं। डिसोसिएट बोलो तो मैं क्या बोलूँ, खाने को तोड़ने का जो प्रोसेस होता है वो होता है, एंड दे प्रोड्यूसेस एसिड्स। तो बैक्टीरिया present in
bacteria present in mouth breaks the carbohydrate into acids या शुगर बोल लो कार्बोहाइड्रेट बोल लो, एक ही बात है. बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ ब्रेक्स द कार्बोहाइड्रेट इनटू एसिड. therefore the pH of the mouth is less than 7 because of formation of acid. ठीक है, pH जो होता है वो लेस देन 7 हो जाता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिड. लेस देन 7 बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिड. एंड if pH drops below 5.6, tooth decay can happen. समझे? टूथ डिके कब होगा? जब pH है 5.5, एसिड रेट होती है 5.6 पे. इफ द pH ड्रॉप्स बिलो 5.5, टूथ डिके कैन हैपन. ठीक है, therefore it is advised to rinse our mouth with toothpaste which is basic in nature. Therefore it is advised to rinse our mouth, ठीक है, with toothpaste which is basic in nature to make the medium of mouth basic. आई बात समझ में? समझा क्या बोला गया है कि जो टूथ डिके है उसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो ब्रेक कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट को इनटू एसिड. ठीक है, अब जब कार्बोहाइड्रेट को एसिड में ब्रेक करेंगे तो देयरफॉर द pH ऑफ द माउथ इज लेस देन 7 से कम हो जाएगा pH. एंड जब pH 5.5 से नीचे चले जाता है तो दांतों का सड़ना स्टार्ट हो सकता है. टूथ डिके कैन हैपन. देयरफॉर इट इज एडवाइज्ड to rinse our mouth with toothpaste which is basic in nature to make the medium of the mouth basic. अब जब मीडियम बेसिक रहेगा एंड हेंस वहाँ पर टूथ डिके हमारा जो होगा वो नहीं हो पाएगा. क्लियर है चीज़? ठीक है, और ये बता कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो हमारा जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ HCl. बट ड्यू टू ओवर ईटिंग HCl इज प्रोड्यूस्ड विच कॉजेज बर्निंग सेंसेशन. हाँ कि ना? ड्यू टू ओवर ईटिंग जो HCl तो बर्निंग सेंसेशन देता है. तो हम क्या करेंगे कि माइल्ड बेस लेंगे, माइल्ड बेस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट इज MgOH ट्वाइस, या फिर थोड़ा सा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसके कारण जो एसिड ज़्यादा एक्सेस रिलीज हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा एंड हेंस वहाँ का pH मेंटेन रहेगा 7 के लगभग 7 के बराबर. ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे. अगला जो आता है that is aquatic animals. ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनके लिए जो pH रेंज होती है, pH रेंज फॉर एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, फॉर aquatic animals and plants is for their survival. pH range for survival of aquatic animal and plant is 7 to 7.8. ठीक है, 7 to 7.8. pH range for survival of aquatic animals and plant is 7 to 7.8. अब अगर if pH of
इफ pH ऑफ वाटर या रेन वाटर, इफ pH ऑफ रेन वाटर is below 5.5, then it is known as एसिड रेन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? एसिड रेन। अगर पीएच जो है रेन वाटर का वो 5.5 से कम हो गया, देन इट इज नोन एज एसिड रेन। फिर एसिड रेन का जो पूरा का पूरा पानी होगा वो कहाँ पे जाएगा? पॉन्ड्स में जाएगा, रिवर में जाएगा। वहाँ पे कौन है? एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक प्लांट्स, हाँ है ना। एंड देयरफॉर वहाँ पे इट मे कॉज डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। क्लियर है चीज? तो पीएच ऑफ रेन वाटर इज बिलो 5.5, देन इट इज नोन एज एसिड रेन। बट सर्वाइवल के लिए कितना लगता है? 7 to 7.8। ठीक है। अब जब ये पानी पॉन्ड वाटर या रिवर वाटर में जाएगा तो इट कैन कॉज द डैमेज टू द एक्वेटिक लाइफ। क्लियर है? बाकी बाद में फिर ये आता है कि इसको भाई कैसे बचाया जा सकता है। तो आंसर वही रहता है, लेस यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेस यूज ऑफ क्या बोलते हैं ये जो एसिड्स होते हैं, मतलब हमारे जो फ्यूल्स होते हैं जिससे NO2 प्रोड्यूस होते हैं उनका कम से कम यूज करो, वो सब बात है। पेपर के अंदर मुद्दा क्या हमारा? पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये और ये की है कि पीएच रेंज क्या होती है? सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। दूसरा व्हाट इज एसिड रेन। ठीक है। अगला आता है भाई पेपर के अंदर कि सॉइल के बारे में। ठीक है। जब हम लोग केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो जो सॉइल का पीएच है ज़्यादा हो सकता है, सॉइल का पीएच कम हो सकता है। क्लियर है? जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं अगर वो एसिडिक है तो पीएच कम हो जाएगा, एंड जब बेसिक है तो वहाँ पे पीएच ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना होता है कि पीएच को मेंटेन करना होता है न्यूट्रल के लगभग। तो पीएच ऑफ सॉइल इज मेंटेन्ड near by 7 for more crop production। ठीक है। कई बार फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो पीएच हमारा जो कम ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग को क्या करना है? पीएच को नियर बाय 7 उसको क्या करके रखना है? मेंटेन करके रखना है। तो अब वहाँ पे एक चीज़ देखना, वहाँ पे क्या चीज़ मिलाई जाती है, चीज़ सुनना यहाँ पर। ठीक है। if soil is too acidic तो क्या मिलाया जाता है? ध्यान देना। if soil is too acidic, ये पेपर में एक ही बार आया हुआ क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। if soil is too acidic then CaO2 और CaCO3 is dissolved, या मतलब छिड़क दिया जाता है, उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया जाता है टू कन्वर्ट इनटू न्यूट्रल सॉइल। समझा? अगर ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो वहाँ पे ये 3 चीज़ें मिलाई जाती हैं। ठीक है भाई। चलो आगे की बात करता हूँ मैं। लास्ट टॉपिक है हमारा केमिकल वॉरफेयर। केमिकल वॉरफेयर क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो अपने बचाव के लिए कुछ केमिकल्स यूज करते हैं। जैसे कि मान लो पेपर के अंदर क्या आता है कि जो आंट होती है, आंट रिलीजेस मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला HCOOH। क्लियर है? जब कई बार आंट कहीं पे कट करती है, मतलब काट देती है, तो वहाँ पे सूज जाता है, थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन होती है, दैट इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ मिथेनोइक एसिड। लिटिल लीव्स रिलीजेस मिथेनोइक एसिड। ठीक है। तो और भी काफ़ी सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, या छोटे छोटे मतलब ये हैं चींटी और ये है ना, ऐसे काफ़ी हैं जो कि थोड़ा माइल्ड एसिड रिलीज करते हैं जो कि बर्निंग सेंसेशन देता है। ये 2 किताब में एग्जांपल दिए हम लोग को। तो सिंपल सी बात है, पूरे के अंदर तुम लोग को सबसे ज़्यादा पेपर के अंदर क्वेश्चन यहीं से एक क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही है। सबसे पहला टूथ डिके याद रखना कि भाई जो टूथ डिके होता है वो कब होता है? 5.5 का पीएच नीचे होता है, टूथ डिके होने लग जाता है
एंड हेंस क्या बोला जाता है कि कोई अच्छी क्वालिटी का टूथपेस्ट यूज़ करो और उससे माउथ क्लीन किया करो, पहला। दूसरा जो पॉइंट था वो था एक्वाटिक एनिमल्स का। इसमें भी क्या भाई एसिड रेन क्या होती है, तो एसिड रेन मतलब वो है जो ये सब नहीं लिखना है वहाँ पे कि मैंने ऐसे ये वाटर ऐसे रेन वाटर रिएक्ट्स विद CO2 इट बिकम्स एसिड रेन, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। वहाँ पे सिर्फ लिखना है इफ द pH ऑफ द रेन वाटर इज बिलो 5.5 देन इट इज नोन एज रेन एसिड रेन। क्लियर है? अच्छा, उसकी वजह से होता क्या है कि जो एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए डिफिकल्टी होती है। ठीक है भाई। उसके बाद क्या रखना, सॉइल। सॉइल का pH नियर बाय 7 तुमको मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर सॉइल का pH ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो हम लोग को वहाँ पे 3 चीज़ें मिला सकते हैं, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड CaCO3। अगला क्या है, केमिकल वॉरफेयर। केमिकल वॉरफेयर में एक मार्क्स के क्वेश्चन याद रखने क्या कि आंट क्या रिलीज करती है, लिटिल लीव क्या रिलीज करती है, और एक क्वेश्चन और था तुम्हारा, हाँ, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का pH है, ठीक है, वो हमारा एसिडिक होता है, उसको मेंटेन करना होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। बट कई बार हम लोग जब ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो जो ग्लैंड्स है वो भी ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करती है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा खाना पचाने के लिए। बट उसके कारण जो हमारा जो स्टमक है उसमें बर्निंग सेंसेशन होती है एंड हेंस हमको फिर क्या खाना पड़ जाता है, मेरे थोड़ा सा माइल्ड बेस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इज नथिंग बट बेकिंग सोडा, आइवा सॉल्ट। तो उसके कारण वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, उस मीडियम को कंट्रोल कर पाते हैं। क्लियर है? देख लो एक बार। तो भाई ये हमारा यहाँ तक का चैप्टर था। अब चैप्टर का एक पार्ट हमारा बाकी है। चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है दैट इज ऑल अबाउट सॉल्ट। जो डिफरेंट टाइप के सॉल्ट हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, उनका फॉर्मेशन क्या, उनकी यूजेस क्या, केमिकल रिएक्शन क्या उनकी, वो हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, वो अपन अगले वीडियो में करेंगे। ये आज तक हमारा एसिड बेस और नेचर में किस तरीके से इफेक्ट करता है, pH क्या होता है, आज इसके बारे में रिवाइज किया। ठीक है, अगले वीडियो हम लोग बात करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, चलो भाई, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।